इतिहास के पन्नों में ना जब भी हम महान हस्तियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही मुकम्मल सी तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल, एकदम परफेक्ट इमेज। एग्जैक्टली मतलब जैसे ही हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो एक बहुत ही स्पष्ट छवि नजर आती है। एक दुबले पतले इंसान, वो अपनी साधारण सी धोती में, हाथ में लाठी लिए, और उनके पीछे असहयोग आंदोलन में करोड़ों लोगों की भीड़ चल रही है। सही कहा, वो एक फिनिश प्रोडक्ट वाली तस्वीर है जिसे हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन आज के इस डीप डाइव में ना हमारा मकसद इस महात्मा वाली छवि के पीछे की शुरुआत को समझना है, क्योंकि जो हमारे पास ऐतिहासिक नोट्स हैं वो एक बहुत ही मतलब विरोधाभासी कहानी बताते हैं। बहुत ही अलग कहानी है वो। मतलब यकीन करना मुश्किल होता है। 1888 की बात है। एक युवा मुवक्किल है, मोहनदास। वो लंदन जाते हैं वकालत पढ़ने, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि दवे नाम के उनके एक फैमिली फ्रेंड ने उन्हें सलाह दी थी। हाँ, कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था उस समय। इस थी वो भी वापस कर देते हैं। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि अदालत में एक शब्द ना बोल पाने वाला ये संकोची वकील आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कैसे हिला देता है। देखिए, ये जो बदलाव था ना, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। ये एक बहुत लंबी, जटिल और सच कहूं तो कई जगहों पर बहुत विरोधाभासी प्रक्रिया थी। जिस मम्मीबाई वाले मुकदमे का आपने जिक्र किया, वो दरअसल उस इंसान की कहानी है जिसे अभी तक अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य मिला ही नहीं था। सही बात है। हम अक्सर ना महान लोगों के संघर्ष का जो आखिरी हिस्सा होता है उसे याद रखते हैं और उस पूरी प्रोसेस को भूल जाते हैं जिसने उन्हें गढ़ा है। मोहनदास से महात्मा बनने का ये जो सफर है, ये भारत में शुरू ही नहीं हुआ था। हाँ, ये सफर तो हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुआ था। बिल्कुल। इस वैचारिक क्रांति को समझने के लिए हमें उनकी उस राजनीतिक प्रयोगशाला में जाना होगा जिसे हम दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। उनका केस लड़ने गए थे वो। हाँ, उनका कोई कानूनी मामला सुलझाने के लिए वो डर्बन गए थे। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। एक बहुत ही आम सी कानूनी यात्रा थी उनके लिए। लेकिन इसी यात्रा में वो घटना घटती है जिसे हम पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन की घटना कहते हैं। मतलब आमतौर पर हम इसे बस एक नस्लीय भेदभाव की तरह देखते हैं कि भाई एक भारतीय के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी उसे ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। हाँ, वो तो सरफेस लेवल की बात हो गई। एग्जैक्टली अगर हम गहराई में जाएं तो ये सिर्फ एक अपमान नहीं था। मैं इसे ऐसे देखता हूं जैसे लोहे को आग में तपाकर फौलाद बनाया जाता है ना, ये कुछ वैसा ही था। बहुत सही एनालॉजी है ये। क्योंकि उस समय तक ना वो खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का एक बहुत वफादार नागरिक मानते थे। उन्हें सच में लगता था कि कानून की नज़र में एक गोरे ब्रिटिश नागरिक और एक भारतीय ब्रिटिश नागरिक में कोई फर्क नहीं है। और वो भ्रम टूट गया उस रात। बिल्कुल। उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म की सर्द हवा में उनका वो कानूनी भ्रम चकनाचूर हो गया। उन्हें रियलाइज हुआ कि इस सिस्टम में उनकी हैसियत सिर्फ एक कुली की है, चाहे उनके हाथ में फर्स्ट क्लास का टिकट ही क्यों ना हो। और देखिए, इस विश्लेषण में अगर हम एक कदम और आगे बढ़ें तो उस रात का असर सिर्फ इतना नहीं था कि उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से को एक संगठनात्मक रूप देना, एक दिशा देना, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। पीटर मैरिट्सबर्ग की घटना के तुरंत बाद 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। मतलब सिर्फ शिकायत नहीं की, सीधा एक्शन लिया। बिल्कुल, ये कोई बस भावुक होकर उठाया गया कदम नहीं था। इसके जरिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को, चाहे वो बड़े व्यापारी हों या बेचारे गिरमिटिया मजदूर, उन सबको एक ही राजनीतिक मंच पर ला खड़ा किया। क्या बात है। और फिर 1903 में मनसुख भाई के संपादन में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया। और आपको पता है, ये अखबार अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तमिल चारों भाषाओं में छपता था। वाह, मतलब रीच बहुत बड़ी थी। हाँ, और फिर इसके ठीक 1 साल बाद 1904 में उन्होंने फीनिक्स सेटलमेंट या फीनिक्स आश्रम की नींव रखी। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आ रहा है मुझे। अगर हम आज के दौर के किसी भी सफल जन आंदोलन को देखें तो उसके 3 मेन पिलर्स होते हैं: संगठन, संचार और समुदाय। हाँ, बिल्कुल सही। और उन्होंने यही किया। नटाल कांग्रेस ने एक संगठन दे दिया, इंडियन ओपिनियन अखबार ने कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क बना दिया, और फीनिक्स सेटलमेंट ने एक ऐसा कम्यून या समुदाय बना दिया जहां लोग साथ रह सकते थे। और वो भी बिना किसी प्रायर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के। एग्जैक्टली। बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे थे। लेकिन एक सेकंड, यहाँ
हमारी सोर्सेज में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी दिख रहा है, अच्छा, जो मुझे थोड़ा हैरान करता है। कौन सा? देखिए, एक तरफ तो वो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 1899 में जब बोअर विद्रोह हुआ और फिर 1906 में जब जुलू विद्रोह हुआ, तो उन्होंने बाकायदा एक एम्बुलेंस कोर बनाकर अंग्रेजों की मदद की। हाँ, और उन्हें इसके लिए मेडल्स भी मिले थे। वही तो, उन्हें बोर पदक और जुलू पदक मिले। तो ये विरोधाभास क्यों? मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य आपको इंसान का दर्जा नहीं दे रहा और जो बोअर और जुलू लोग उसी साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां गांधी जी अंग्रेजों का साथ क्यों दे रहे हैं? ये तो अपने ही संघर्ष को कमजोर करने वाली बात हो गई ना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि ये आज देखने में बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन उस समय की उनकी जो वैचारिक संरचना थी, जो उनका माइंडसेट था, उसके हिसाब से ये पूरी तरह लॉजिकल था। वो कैसे? देखिए, बोअर युद्ध में डच मूल के किसान अंग्रेजों से लड़ रहे थे और जुलू विद्रोह में वहां की लोकल अफ्रीकी जनजातियां अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थीं। गांधी जी ने इन दोनों ही मामलों में अंग्रेजों की कोई मिलिट्री मदद नहीं की थी। अच्छा, वो लड़ने नहीं गए थे। नहीं, उन्होंने घायल सैनिकों के इलाज के लिए एक मेडिकल कोर बनाई थी। असल में इसके पीछे उनका दर्शन ये था कि नागरिकता सिर्फ अधिकारों की मांग करने का नाम नहीं है। ड्यूटीज भी होती हैं। एग्जैक्टली उनका सोचना था कि अगर भारतीय लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर समान अधिकार चाहते हैं तो उन्हें साम्राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा। उन्हें लगा कि संकट की इस घड़ी में अगर वो साम्राज्य की मदद करेंगे तो वो ये साबित कर पाएंगे कि भारतीय भी एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लायक हैं। मतलब ये ड्यूटी के जरिए राइट्स हासिल करने का उनका एक शुरुआती विचार था। हाँ, आप इसे उनके विचारों का इवोल्यूशन कह सकते हैं। ये तो एक तरह का सौदेबाजी वाला राष्ट्रवाद लगता है कि भाई हम अपनी वफादारी साबित करेंगे और बदले में आप हमें बराबरी का अधिकार दे देना। सही कहा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी तो बुरी तरह फेल हो गई ना। और शायद इसी फेलियर ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि इस सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 1906 में मिलता है। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। हाँ, ट्रांसवाल इलाके में आया एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये कानून इतना खौफनाक था कि अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये वैसा ही है जैसे किसी एक खास कम्युनिटी के लोगों से कहा जाए कि आपको अपनी उंगलियों के निशान देने होंगे, एक स्पेशल पास हमेशा अपने साथ रखना होगा। और पुलिस कभी भी चेक कर सकती है। हाँ, पुलिस किसी भी समय बिना वारंट के उनके घरों में घुसकर वो पास चेक कर सकती थी। ये उनकी निजता, उनकी पहचान और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक सीधा हमला था। और इसे ही ब्लैक एक्ट या काला कानून कहा गया था, राइट? बिल्कुल, और इसी काले कानून के विरोध में वो पहली बार जेल गए थे। और यहीं पर वो सबसे बड़ी वैचारिक छलांग लगती है, उनके विरोध का वो बिल्कुल नया तरीका, जिसे आज हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और सत्याग्रह शब्द के जन्म की कहानी तो खुद में बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे सोर्सेज में एक बड़ा रोचक डिटेल है। ये शब्द गांधी जी ने खुद नहीं गढ़ा था। हाँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। 1908 में मगनलाल गांधी ने एक शब्द सजेस्ट किया था, सदाग्रह। सदा मतलब अच्छा या भलाई, और आग्रह मतलब दृढ़ता, मतलब किसी अच्छे काम के लिए डटे रहना। लेकिन गांधी जी ने इसे थोड़ा सा बदलकर सत्याग्रह कर दिया, सत्य और आग्रह। अब ये कोई छोटा मोटा शब्दों का खेल नहीं था। अच्छा क्या है, ये तो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है ना। बिल्कुल, वो तो सब्जेक्टिव है। हाँ, लेकिन सत्य एक एब्सोल्यूट पावर है। ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूं और तुम बुरे हो, ये कहता है कि मैं बस सत्य के साथ खड़ा हूं। इस एक छोटे से बदलाव ने उनके विरोध को एक इतनी बड़ी मॉरल हाइट दे दी जहां सामने वाले को हराना मकसद था ही नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा को जगाना मकसद था। Exactly. और सत्य और अहिंसा का ये जो कॉम्बिनेशन है, यही सत्याग्रह का कोर है। देखिए, ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, जिसे अक्सर कमजोरों का हथियार मान लिया जाता है। इसमें तो बहुत हिम्मत चाहिए। सत्याग्रह के लिए आपको बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक साहस चाहिए होता है, और इस विचार को उन्होंने और ज्यादा डीपली 1909 में समझाया, जब वो कैंसिल नाम के जहाज पर लंदन से वापस आ रहे थे। ओहो, वो फेमस जहाज यात्रा। हाँ, उसी सफर में उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब हिंद स्वराज लिखी। ये किताब उनके पूरे दर्शन का एक ब्लूप्रिंट थी। इसमें उन्होंने जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है, मशीनीकरण है और जो ब्रिटिश शासन का खोखलापन है, उस पर बहुत तीखा प्रहार किया था। और फिर इन विचारों को प्रैक्टिकली लागू करने के लिए 1910 में उन्होंने एक नया आश्रम बनाया,
टॉल्स्टॉय फार्म। हरमन कालनबाख की मदद से। हाँ, उनके जर्मन आर्किटेक्ट दोस्त। और ये कोई आम आश्रम नहीं था, मैं तो कहूँगा ये सत्याग्रहियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप था। वहाँ लोग खुद अपने जूते बना रहे हैं, बढ़ई का काम कर रहे हैं, अपनी सब्जियां उगा रहे हैं। एक ऐसा कम्यून जहां कोई ऊंच नीच नहीं थी। बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका में इन सारे प्रयोगों, उनके जेल जाने और लगातार संघर्ष का ही नतीजा था कि आखिर में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। और 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पास हुआ। जिसने काफी सारे भेदभाव वाले कानूनों को खत्म कर दिया था। तो मतलब दक्षिण अफ्रीका की ये जो 21 साल की प्रयोगशाला थी, इसमें वो पूरी तरह सफल होकर निकले। हाँ, दक्षिण अफ्रीका की ये भट्टी ही थी जिसने उनकी पूरी राजनीतिक और वैचारिक संरचना को पक्का कर दिया था। फिर जब वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, जिसे आज हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो कोई साधारण वकील नहीं रह गए थे। लेकिन भारत के लिए तो वो अभी भी एक आउटसाइडर ही थे ना। बिल्कुल। और देखिए, अंग्रेजों ने उनके वापस आने पर उन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी दी। हाँ, और उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए भारतीयों की भर्ती का समर्थन किया था। फिर से वही पैराडॉक्स आ गया। मतलब एक तरफ तो आप सत्याग्रह के जनक हैं और दूसरी तरफ आप ब्रिटिश सेना के लिए सैनिक भर्ती करवा रहे हैं। वो ड्यूटी और राइट्स वाला पुराना विश्वास अभी भी पूरी तरह गया नहीं था उनके अंदर से। लेकिन भारत की जमीन, यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की जो गरीबी थी, वो दक्षिण अफ्रीका से बहुत अलग थी। यहाँ वो सीधे राजनीति में नहीं कूदे। नहीं। और इसमें उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, गोखले जी ने क्या कहा था उन्हें? गोखले जी ने उनसे बहुत साफ शब्दों में कहा कि देखो, अभी भारत को लेकर तुम्हारे विचार सिर्फ किताबी हैं, इसलिए कम से कम 1 साल तक सिर्फ भारत भ्रमण करो और अपने कान खुले रखो, आंखें खुली रखो, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। वाओ, कितनी सॉलिड एडवाइस थी ये। और ये सलाह उनके राजनीतिक जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। इस दौरान गांधी जी ने भारत को ना ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे से देखा। एसी या फर्स्ट क्लास से नहीं। नहीं, उन्होंने जो असली भारत था, उसकी भूख, उसकी गरीबी और जो जाति व्यवस्था का जहर था, उसे बहुत करीब से महसूस किया। इसी तैयारी के दौर में 1915 में कोचराव आश्रम बना और फिर 1917 में उसे साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट करके साबरमती आश्रम बनाया गया। और उनकी ये जो चुप्पी थी ना, जो गोखले जी ने उन्हें कि 1 साल शांत रहने को कहा था, ये चुप्पी टूटी फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। एग्जैक्टली, BHU के उद्घाटन समारोह में। और वो उनका भारत में पहला बड़ा पब्लिक भाषण था। वो भाषण तो बहुत ही ऐतिहासिक था। अरे वो भारतीय इतिहास के सबसे नाटकीय पलों में से एक है। मतलब आप इमेजिन करिए, मंच पर वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग बैठे हैं, देश भर के बड़े बड़े राजा महाराजा एकदम हीरे जवाहरात पहनकर बैठे हैं और एनी बेसेंट सभा की अध्यक्षता कर रही हैं। और वहां खड़ा होकर ये इंसान उन राजाओं को सीधे चुनौती दे देता है। उन्होंने कहा कि जब तक आप इन जेवरों को उतारकर भारत के किसानों और गरीबों के लिए एक ट्रस्ट में नहीं रख देते, तब तक इस देश का कोई भला नहीं होने वाला। वो इतना तीखा हमला था। बहुत तीखा। एनी बेसेंट ने तो उन्हें बीच में टोकने की भी कोशिश की थी। और कहते हैं कई राजा तो गुस्से में उठकर सभा छोड़कर ही चले गए थे। वो सिर्फ पढ़े लिखे वकीलों और राजाओं के महलों तक सीमित नहीं रहेगी। अब राजनीति का केंद्र गांव और किसान होंगे। बिल्कुल। और उनके इस विचार का जो पहला असली टेस्ट हुआ, वो था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण, बिहार में। हाँ, तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। वहां सब बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर रहे थे, लेकिन भारत के आम किसानों की प्रॉब्लम पर किसी का ध्यान नहीं था। तभी राजकुमार शुक्ल की एंट्री होती है। हाँ, राजकुमार शुक्ल नाम का एक साधारण सा किसान उनसे मिलने पहुंच गया। उसने चंपारण में नील के किसानों की जो दुर्दशा थी, वो पूरी कहानी उन्हें बताई और किसी भी तरह उन्हें वहां आने के लिए राजी कर लिया। अब यहाँ श्रोताओं के लिए चंपारण की कहानी के पीछे का जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, उसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। हाँ, तभी पूरी बात समझ आएगी। वहां एक व्यवस्था चल रही थी जिसे 3 कठिया प्रणाली कहते थे। इसके अंदर किसानों के लिए ये जरूरी कर दिया गया था कि उन्हें अपनी जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर, यानी 3/20 भाग पर नील या इंडिगो की खेती करनी ही होगी। और नील की खेती जमीन खराब कर देती है। एग्जैक्टली। वो जमीन की पूरी उपजाऊ शक्ति सोख लेती थी, जिससे वो हिस्सा धीरे धीरे बंजर होने लगता था। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां से शुरू नहीं होती। असली ट्विस्ट तो जर्मनी से आता है। हाँ, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जर्मनी में सिंथेटिक डाई यानी कृत्रिम नीले रंग का आविष्कार हो जाता है।
अब जैसे ही ये नया रंग बाजार में आया, इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल नील की कीमतें एकदम धड़ाम से गिर गईं। अंग्रेजों का भारी नुकसान शुरू हो गया। और वो उस नुकसान की भरपाई कैसे करते हैं? वो किसानों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें नील की खेती से मुक्त कर देंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमें एक भारी भरकम मुआवजा देना होगा। मतलब नुकसान उनका और भरपाई किसान करे। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने शरह बेशी मतलब किराया बढ़ा दिया और तावान यानी एकमुश्त मुआवजा ऐसे इलीगल टैक्स वसूलने शुरू कर दिए। ये एक ऐसा केस था जहां ग्लोबल मार्केट के क्रैश होने का पूरा बोझ एक गरीब भारतीय किसान की पीठ पर डाल दिया गया था। इस पूरे सिस्टम का बेस ही एक्सप्लॉयटेशन था। और जब गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे तो वहां के लोकल प्रशासन ने तुरंत उन्हें जिला छोड़कर जाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उन्होंने वो ऑर्डर मानने से साफ मना कर दिया और अदालत में खड़े होकर बोले कि मैं जेल जाने को तैयार हूं। वाओ! भारत की धरती पर यह सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस का पहला प्रयोग था। बिल्कुल। अदालत और प्रशासन दोनों एकदम शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कोई नेता देखा ही नहीं था जो बिना किसी शोर शराबे या हिंसक विरोध के इतनी शांति से सीधे जेल जाने को तैयार खड़ा हो। वो कंफ्यूज हो गए कि करें तो क्या करें। हाँ, और आखिर में सरकार को ही पीछे हटना पड़ा और इसी आंदोलन में ना उन्हें एक बहुत ही मजबूत लोकल टीम भी मिल गई। हाँ, जो आगे चलकर बहुत बड़े नेता बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, मजरूल हक और महादेव देसाई जैसे यंग वकील और विचारक उनके साथ जुड़ गए। ये लोग आगे चलकर हमारे नेशनल मूवमेंट के पिलर्स बने। और इस पूरे मूवमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि सरकार को मजबूर होकर जांच के लिए कमेटी बनानी पड़ी, फ्रैंक स्लाई समिति। और सबसे मजेदार बात यह है कि गांधी जी को भी उस कमेटी का मेंबर बनाया गया। हाँ, और इस कमेटी की सिफारिश के बाद तिनखटिया प्रणाली को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और किसानों से जो इल्लीगल पैसा लिया गया था उसका 25% हिस्सा वापस लौटाने का फैसला हुआ। अब यहाँ कई लोग सवाल उठाते हैं कि भाई 100% पैसा वापस क्यों नहीं लिया, 25% पे क्यों मान गए? हाँ, ये सवाल तो उठता है। तो इस पर गांधी जी का तर्क ये था कि बागान मालिकों का अपनी वो अकड़ छोड़कर 25% भी वापस करने को राजी हो जाना, यही उनके आर्थिक और नैतिक वर्चस्व की सबसे बड़ी हार थी। मतलब उनकी ईगो टूट गई। कारण कोई पूरे भारत को आजाद कराने की लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही लिमिटेड लोकल किसानों का मुद्दा था। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। हाँ, इसी एक आंदोलन ने पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो आप ब्रिटिश हुकूमत को भी झुका सकते हैं। और मैं बता दूं, यही वो समय था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहकर बुलाया था। जर्नी है। और चंपारण के ग्रामीण किसानों को उनका हक दिलाने के बाद गांधी जी का अगला पड़ाव था शहरी मजदूर वर्ग। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। बिल्कुल। फरवरी 1918 में अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच बहुत गहरा विवाद शुरू हो गया। और यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था, महंगाई आसमान छू रही थी और उस पूरे इलाके में ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था। बहुत बुरी हालत थी उस समय। हाँ, तो इस महामारी के दौरान ना मजदूरों को शहर में रोके रखने के लिए, ताकि वो काम छोड़कर ना भागे, मिल मालिकों ने उन्हें प्लेग बोनस देना शुरू किया था। और ये बोनस उनके वेतन का 75% तक होता था, जो कि काफी बड़ा अमाउंट था। बहुत बड़ा। लेकिन जब 1918 की शुरुआत में प्लेग का असर थोड़ा कम हुआ तो मिल मालिकों ने वो बोनस बंद करने का फैसला कर लिया। और मजदूरों ने विरोध कर दिया। ऑब्वियसली मजदूरों का कहना था कि भाई, विश्व युद्ध के कारण महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बिना इस बोनस के हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे और मालिक 20% से 1 रुपए ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। तो फिर गांधी जी ने इसमें एंट्री ली। हाँ, उन्होंने पूरे मामले को स्टडी किया और कंक्लूड किया कि 35% बोनस एकदम फेयर है। और यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक था। यहाँ उनका सामना किसी ब्रिटिश सरकार से नहीं हो रहा था, हाँ, वो तो भारतीय मालिक थे, बल्कि भारतीय मिल मालिकों से था, जिनमें से कई लोग उनके अपने समर्थक थे, उनके दोस्त थे। जैसे अंबालाल साराभाई, जो मिल मालिकों को लीड कर रहे थे, वो गांधी जी के बहुत करीबी दोस्त थे। और ये भी तो था कि अंबालाल की ही बहन मजदूरों के साथ खड़ी थी। बिल्कुल, अनुसुईया बेन साराभाई इस आंदोलन में मजदूरों का नेतृत्व कर रही थीं। भाई बहन आमने सामने थे। और यहीं पर ना सत्याग्रह का एक बिल्कुल नया रूप हमें देखने को मिलता है। भूख हड़ताल। हाँ, शुरू में उन्होंने मजदूरों को शांतिपूर्ण हड़ताल करने को कहा, लेकिन कुछ ही दिनों में मजदूरों के घरों में राशन खत्म होने लगा,
भूखमरी की नौबत आ गई। मजदूर टूटने लगे, उनका मॉरल डाउन होने लगा और सबसे बड़ी बात वो हिंसक होने लगे। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। हाँ, और यहीं पर गांधी जी ने अपने तरकश का वो नया तीर निकाला। उन्होंने अपनी पहली भूख हड़ताल या आमरण अनशन की घोषणा कर दी। और लोग अक्सर सोचते हैं कि ये अनशन उन्होंने मिल मालिकों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए किया था। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर हम इतिहास को गहराई से देखें तो ये अनशन मिल मालिकों के खिलाफ कम और अपने ही मजदूरों के खिलाफ ज्यादा था। बिल्कुल सही। ये मजदूरों को जो उन्होंने शांति और अहिंसा का प्रॉमिस किया था उस पर कायम रखने के लिए उठाया गया कदम था। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक 35% बोनस की मांग पूरी नहीं होती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और इसका इम्पैक्ट जादुई था। हाँ, मजदूरों में एकदम से एक नई एनर्जी आ गई। वो अनुशासित हो गए और ऑब्वियसली मिल मालिकों पर भी बहुत भारी मॉरल प्रेशर पड़ा। और आखिर में ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। मामला एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास गया और ट्रिब्यूनल ने मजदूरों को 35% की सैलरी हाइक दे दी। और इसी आंदोलन से 1918 में अहमदाबाद लेबर यूनियन की स्थापना हुई, जो आगे चलकर भारत की सबसे मजबूत लेबर यूनियंस में से एक बनी। देखिए, चंपारण ने उन्हें गांव के किसानों का नेता बनाया और अहमदाबाद ने उन्हें शहरों के मजदूर वर्ग के बीच खड़ा कर दिया। तो अगर हम इन शुरुआती 25 सालों को एक साथ जोड़कर देखें, 1893 में उनका दक्षिण अफ्रीका जाने से लेकर 1918 के अहमदाबाद मेल आंदोलन तक, तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है। एक इवोल्यूशन की पिक्चर। हाँ, एक शर्मिला सा वकील जिसके पैर कोर्ट में कांपते थे, जिसने पीटर मैरिट्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर नस्लीय नफरत झेली, उसने अपने उस गुस्से को एक हथियार में बदल दिया। नटाल कांग्रेस और फिनिक्स सेटलमेंट से उसने संगठन बनाना सीखा, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का हथियार खोजा और फिर भारत लौटकर चंपारण और अहमदाबाद में उसी सत्याग्रह का इतनी सफलता से प्रयोग किया। बिल्कुल, ये कोई अचानक से आसमान से टपकी हुई फिलॉसफी नहीं थी। ये एक एक ईंट जोड़कर बनाई गई एक मजबूत इमारत थी। और ये इमारत उनकी अपनी गलतियों, उनके एक्सपेरिमेंट्स और जो एकदम ग्राउंड रियलिटीज थी, उनसे बनी थी। इसीलिए तो इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखता है जिसने न सिर्फ एक इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि उस लड़ाई को लड़ने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सत्ता के दमन का जवाब सिर्फ हथियारों से देना जरूरी नहीं है। सत्य, हिम्मत और लोगों का साथ, ये वो ताकतें हैं जो किसी भी तोप या बंदूक से ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी जर्नी को समझने के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल घूम रहा है, जो मैं श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आप बस ये सोचिए कि अगर 1893 में पीटर मारिसबर्ग स्टेशन की उस सर्द रात में उन्हें उस फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर नहीं फेंका गया होता, हाँ। अगर वो आराम से अपनी वो ट्रेन जर्नी पूरी कर लेते, अपना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते और शांति से वापस भारत आ जाते, तो क्या होता? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? क्या तब भी ये दुनिया कभी महात्मा गांधी को जान पाती? या फिर वो मुंबई के किसी कोने में मम्मी बाई जैसे मुवक्किलों के मुकदमे लड़ते रहते, अपनी झिझक मिटाते और एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल लेकिन एकदम गुमनाम वकील बनकर ही रिटायर हो जाते। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये याद दिलाता है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान ही इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।